हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पहले डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस कर लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसके क्वेश्चंस आजकल नीट में क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चरल से आते थे, आजकल ऑप्टिकल से ज्यादा आने लग गए हैं और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिकल, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑप्टिकल वर्ड से रिलेटेड है। ऑप्टिकल से रिलेटेड, ऑप्टिकल है इसका मतलब सनलाइट से रिलेटेड, इसका मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। चलिए देखें क्या है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले हमने कहा है कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड का मतलब है जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई हो, और ऐसी लाइट को अगर हम रोटेट करा दें, कोई भी कंपाउंड रोटेट करा दे तो इसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस पासिंग इट, अब जिस सब्सटेंस को पास करने से ये रोटेट हो रहा है इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं, क्या है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट और क्या है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले हमने एक लाइट सोर्स लिया, सनलाइट, रोड लाइट, ट्यूब लाइट, बल्ब, जो भी हम कहें, जो भी लाइट हम देखते हैं उस लाइट को हमने एज ए सोर्स लिया। ये अनपोलराइज्ड लाइट है या कहें नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड का मतलब इसके जो कंपनसेशन है वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में कंपनसेट करेंगे जो इनके पार्टिकल्स हैं, तो ये डायरेक्शन इनकी फिक्स नहीं होती। इसके लिए हम काम में लेते हैं निकोल प्रिज्म, पोलराइजर जो पोलराइज करेगा। निकोल प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है। ये फिजिक्स में भी आप चैप्टर, फिजिक्स में भी ऑप्टिकल जो चैप्टर है वहां पर रे ऑप्टिक्स, उसमें आप देख चुके हैं। तो यहां हम देखें निकोल प्रिज्म क्या करता है, इस डायरेक्शन को, केवल एक ही डायरेक्शन को जाने देता है और बाकी सारी डायरेक्शन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम इसको किसी सब्सटेंस में से पास करते हैं। अब यहां से दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये जो डायरेक्शन है एज इट बाहर निकले, यानी एज इट हमें ऑब्टेन हो, तो हम कहेंगे कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर इसमें कोई चेंज होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज चेंज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, अगर कोई चेंज होता है तो इसको हम कहेंगे दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां से तो हमें पता चल गया कि सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें, अगर रोटेशन होता है तो कैसे होता है। वन रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड। राइट साइड का मतलब ऐसा समझे, जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमने इसको अगर राइट में रोटेट कराया तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको हम कह देंगे डी, डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसी को पॉजिटिव भी कहेंगे, डी पॉजिटिव। जैसे बायो में होता है बी पॉजिटिव, यहां होता है डी पॉजिटिव। और नेक्स्ट देखें, अगर ये हम लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहे हैं, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कहेंगे लिवो रोटेटरी, और इसको हम माइनस सिंबल से शो करेंगे लेफ्ट साइड में जो रोटेशन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी। और कायरलिटी कहें, हम कहें ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की जो इसेंशियल कंडीशन है वो इसेंशियल कंडीशन होती है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, या कहें मॉलिक्यूलर अनसिमेट्री, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और यहां पर कायरलिटी, कायरलिटी का मतलब कायरल कार्बन, कायरलिटी का मतलब अनसिमेट्रिकल ही होता है, कायरल कार्बन भी हो सकता है। अब इसमें देखें, ये तो हो गई इसेंशियल कंडीशन। अब हम ये कहें द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डिसिमेट्री और कायरलिटी। देखें इसके बाद कि कैसे कैसे कायरलिटी आएगी। अब ये कायरलिटी क्या होती है उसको देखते हैं। कायरलिटी का मतलब होता है द टर्म हैज बीन रिसेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉलिक्यूल एज ए नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई सिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद
Asymmetrical molecule are also called chiral molecule. Asymmetric जो molecule होते हैं, asymmetric, यहां जो A और symmetrical है आप इसको एक साथ पढ़ें, asymmetrical, उसको हम chiral molecule भी कहेंगे, और asymmetrical कार्बन को कहेंगे chiral center या chiral कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट है chiral कार्बन। क्या है ये chiral कार्बन? एसिमेट्रिक और chiral कार्बन एटम। सबसे पहले तो जो chiral एटम होता है, chiral कार्बन होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। यानी अगर हम chiral कार्बन की अगर छोटी सी डेफिनेशन बनाएं तो हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? sp3 कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन इट्स 4 वैलेंसी, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, एटम्स या ग्रुप 4 डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा, यहां हमने देखा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जो कार्बन है OH, CH3, हाइड्रोजन COH, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट लैक्टिक एसिड, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, अगर एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक कायरल कार्बन वाला ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। यहां देखें एमाइल अल्कोहल यानी 5 कार्बन का अल्कोहल, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। यहां कार्बन पर हाइड्रोजन CH3, CH2OH, CH2, CH3, दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स। चलिए देखें नेक्स्ट, अगर कायरल कार्बन 1 है तो हमेशा एक्टिव होगा, लेकिन अगर मोर देन 1 आ गए तो कैसे चेक करें? अगर मोर देन 1 आते हैं, यानी एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम करें मोर देन 1 कायरल कार्बन में, तो उसमें क्या कंडीशन लगनी चाहिए? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्रिकल प्लेन एब्सेंट होना चाहिए। सिमेट्रिकल प्लेन एब्सेंट कैसे? सिमेट्रिकल प्लेन का मतलब होता है कि हम किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। यहां हमने एक टार्टरिक एसिड का एग्जांपल लिया। ये टार्टरिक एसिड जो है, यहां कायरल कार्बन तो मोर देन 2 है, सॉरी 2 है यहां पर, ये भी कायरल कार्बन ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी कायरल कार्बन, लेकिन एक सिमेट्रिकल प्लेन आ गया, तो ये दोनों जो है सिमेट्रिक आ गए, दोनों कायरल कार्बन आइडेंटिकल हैं और सेपरेट हो जाएंगे एक सिमेट्रिकल प्लेन से। तो ये दोनों क्या करेंगे? इनका जो रोटेशन होगा, ये एक दूसरे का रोटेशन जो है वो अपोजिट होके कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होगा। यानी ये जो सिमेट्री आने से ये जो मॉलिक्यूल है ये इंटरनली बैलेंस हो जाएगा, और इस तरह के इंटरनली बैलेंस होने को हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम कहेंगे मीजो कंपाउंड्स। दीज आर मीजो कंपाउंड विच हैव मोर देन 1 कायरल कार्बन एंड possesses प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखें नेक्स्ट, अच्छा मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इसी टार्टरिक एसिड को अगर हम इस तरह से डिनोट करें, HOH अपोजिट साइड में लगा दिए, अब यहां कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब यहां पर ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने ये तो पता कर लिया कि कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, किस किस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब जरा ये भी पता कर लेते हैं कि अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है तो फिर उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होंगे। कॉन्फ़िगरेशंस, और कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला है DL सिस्टम। एक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्मॉल d स्मॉल l, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, वो तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इज DL, और ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और वो है ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें OH जो है राइट साइड में हो, और L ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें कायरल कार्बन का OH लेफ्ट साइड में हो। ये तो हमने स्टैंडर्ड मान लिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड, L ग्लिसरल्डिहाइड, दीज आर स्टैंडर्ड एल्डिहाइड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे उनको हम इनके साथ कंपेयर करेंगे। जो D के जैसा नजर आए वो D कॉन्फ़िगरेशन, और जो L के जैसा नजर आए वो L कॉन्फ़िगरेशन। देखें जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है, सबसे पहले एक ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हम देखें OH राइट साइड में है तो इसको कह दिया D फॉर्म, यहां OH लेफ्ट में है L फॉर्म।
जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा नजर आए वो डी, और जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा नजर आए वो एल जैसा नजर आए। एग्जैक्टली नहीं होगा, उसके जैसा होगा। जैसे अमाइनो एसिड की बात करते हैं, ये अमाइनो एसिड जिसमें हम इसको अगर कंपेयर करें तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा नजर आएगा। ये कंपेयर करें तो ये भी एल और ये भी एल, ये दोनों से ही एल हो जाएंगे। ये डी नहीं है, ये भी एल ही है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, ये भी एल ही रहेगा। ठीक है, चलिए स्पेशल पॉइंट पर आते हैं, और एक स्पेशल पॉइंट है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए रेसिमिक मिक्सचर। अब सबसे पहले तो ये कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो दोस्तों रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि जो दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, चाहे वो स्मॉल डी स्मॉल एल हो, चाहे कैपिटल डी कैपिटल एल हो, चाहे आगे आने वाला एक कॉन्फ़िगरेशन है आर एस, चाहे वो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हो, इनका जब इक्विमोलर मिक्सचर किसी मिक्सचर में रहे, इक्विमोलर मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर का मतलब क्या है? जितना डी उतना एल, मतलब जितना क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, और वहीं पर आकर ये हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन यहां इंटरनल कैंसिलेशन नहीं हो रहा, यहां एक्सटर्नल कैंसिलेशन होगा। एक्सटर्नल का मतलब हो गया दो डिफरेंट आइसोमर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। चलिए इसमें स्पेशल पॉइंट में है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स इनएंटियोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी एक रेसिमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना, उसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन। और अगर हम एक ऑप्टिकल एक्टिव जो आइसोमर है उसको रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दे, 100% डी 100% एल को अगर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा रेसिमाइजेशन, और रेसिमिक मिक्सचर को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन। There is no direct relation between DL configuration with small d small l। बड़े D कैपिटल L का स्मॉल d स्मॉल l से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर कोई रिलेशन होता है तो इसे बस एक कोइंसिडेंस समझा जाए। ऐसा नहीं कि कैपिटल D है तो वो स्मॉल d भी होगा, हो सकता है जो कैपिटल D है वो स्मॉल l हो, स्मॉल d हो, कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल एल के बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। आरएस क्या है इसमें देखते हैं। आरएस में आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, सिनिस्टर यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये आरएस नोमेनक्लेचर जो है, ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन किसकी देखनी है, डायरेक्शन देखें किसकी हम, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कायरल कार्बन के 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स को एक प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। और ये जो प्रायोरिटी हम देते हैं, ये CIP रूल जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था, वही CIP रूल, कोहेन इनगोल्ड प्रीलोंग वाला वही रूल लगाना है, यानी डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर। तो एक सीक्वेंस रूल जो था CIP, उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देते हैं। अब ये जो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस प्रायोरिटी में हमें 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। या तो जो 4th प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पर होगा, जैसे यहां पर है वर्टिकल लाइन पर है, या वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल है दोनों में ही वर्टिकल लाइन पर है। अगर वर्टिकल लाइन पर है तो आपको रोटेशन कराना है 1 2 3, 4 को इग्नोर करना है, 4 को रोटेशन में इग्नोर करना है। अगर ये क्लॉकवाइज आता है तो R, और ये एंटी क्लॉकवाइज आता है दैट मीन S। क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। लेकिन अगर ये 4th हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, 4th अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, यानी जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं मिला, हॉरिजॉन्टल मिला, हम रोटेशन तो 1 2 3 कराएंगे, लेकिन इस बार हम अपना आंसर चेंज कर देंगे, यानी क्लॉकवाइज आए तो S बता देंगे, एंटी क्लॉकवाइज आए तो R बता देंगे। कब? जब 4th जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो 4th अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज अगर आ रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर आंसर हम चेंज, S आना चाहिए था, R कर दिया। यहां पर हम देखें ये क्लॉकवाइज है
क्लॉकवाइज अगर है, ये प्रिंटिंग एरर है, ये क्लॉकवाइज है एक्चुअल में, तो क्लॉकवाइज है तो आना चाहिए था आर, लेकिन हम आंसर चेंज कर देंगे एस। ठीक है, इसके बाद ये हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए है, वैसे स्टीरियो आइसोमर के लिए ही हम काउंट कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सॉरी, मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो, इनको हम कहेंगे इनेंशियोमर। जैसे यहां पर हमने लैक्टिक एसिड की दो स्ट्रक्चर बनाई हैं। अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी जस्ट मिरर इमेज है, लेकिन अगर हम इसके मिरर इमेज को यहां से उठा के इस पर इंपोज करना चाहें तो सुपर इंपोज नहीं होगी। यहां OH और H ये नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल हमारे हाथ की तरह। जैसे ये हाथ जो है इसका मिरर इमेज ये बनेगा, लेकिन दोनों को जब सुपर इंपोज करते हैं तो नहीं हो पाते हैं। तो यही है इनेंशियोमर्स। नेक्स्ट है इसी के जैसा एक वर्ड, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इंपोजेबल, नॉट सुपर इंपोजेबल। ठीक है, लेकिन वो मिरर इमेज ही नहीं होने चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, और जो मिरर इमेज होंगे ही नहीं वो तो सुपर इंपोज वैसे भी नहीं होंगे। इनेंशियोमर में भी सुपर इंपोज नहीं होते हैं, बट इनेंशियोमर जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं। यहां पर भी सुपर इंपोज नहीं होंगे, बट वो मिरर इमेज ही नहीं होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज। जैसे ये हमने एक एग्जांपल देखा, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, सिस ट्रांस मिरर इमेज ही नहीं है। यानी कि हमने एक मीजो कंपाउंड जो देखा था, एक मीजो और एक एक्टिव, ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये भी डायस्टेरियोमर होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर, और एक एक्टिव और एक मीजो ये भी डायस्टेरियोमर। इसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। कैसे कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेशन करें इसके अंदर, तो यहां पर हम देखें सबसे एक केस ले रखा है इसमें, पहला केस। और फर्स्ट केस क्या है कि when the molecule is unsymmetrical, यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस ही ना हो, POS या COS का कोई चांस ना हो। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसको हम कहेंगे कि इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। और इसमें कोई मीजो नहीं बनेगा। मीजो तो तब बनता जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं आ रही तो ऐसे में यहां पर कोई मीजो का चांस नहीं, जितने भी होंगे सारे एक्टिव होंगे। अगर हम कहें कि रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, तो रेसिमिक मिक्सचर जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे उसका हाफ, टू द पावर n/2, वो रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट देखें सेकंड केस। सेकंड केस में अगर POS या COS आने का कोई चांस हो, जैसे टार्टरिक एसिड में था, ऐसे में डिपेंड करता है कि वो जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, पहले तो हम ये देखें दोनों का एक जनरल फॉर्मूला, और यहां पर हम देखें तो अगर इवन है तो इवन में क्या होगा, टू द पावर n-1 ये तो होंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, और मीजो आइसोमर्स होंगे टू द पावर n/2-1 ये होंगे मीजो। और दोनों को कंबाइन कर दें तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। दोनों को कंबाइन किया तो ये आ गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, जब सिमेट्रिकल हो और ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, ऑड नंबर, ऐसे में फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कैसे, यहां पर हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा टू द पावर n-1 माइनस टू द पावर n-1/2। ठीक है ना, इसमें से जो ये टू द पावर n-1 है ये तो है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, और टू द पावर n-1/2 है ये है मीजो। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव में से, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में से अगर हम मीजो को माइनस कर दे तो हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ DL यानी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। दोनों के फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं,
थोड़ा इसका ध्यान रखना आपको, ओड वाला थोड़ा फॉर्मूला भी ओड ही है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का थर्ड पार्ट है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल। जैसे ज्योमेट्रिकल में हमने कहा था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना आके यहां पर होगा फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये फ्रीली रोटेट होंगे। अब फ्री रोटेशन से क्या होगा कि जैसे रोटेशन अगर फ्री है तो हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, या ये कहें इनको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर देखें फ्री रोटेशन से जैसे ये अरेंजमेंट बन गया, ये दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जितने एंगल बनेंगे उतने फ्री रोटेशन से ये अरेंजमेंट बन जाएंगे। दीज अरेंजमेंट्स विच आर इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड नॉन आइसोलेबल, उनको हम कहेंगे दीज आर कन्फर्मर्स। Different non-identical arrangement of atom or groups in a molecule that result by the rotation about a single bond यानी free rotation can easily be reconverted बहुत easily हो जाते हैं, इनको हम कहेंगे conformers, और इस आइसोमेरिज्म को हम कह देंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें हम इथेन का, CH3 इथेन का एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो हमने ये इथेन ले लिया, ये दोनों कार्बन इथेन। अब इसको देखने का दो तरीके हैं। एक तो ऐसे देखो आप कि आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड विजिबल हो। अगर हम किसी को ऐसे देख रहे हैं तो इनको हम कहेंगे यह सोहर्स प्रोजेक्शन। इस तरह के प्रोजेक्शन को हम कहेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन, जिसमें आपको बॉन्ड नजर आएंगे। अगर यहां पर हम देखें और इसमें भी अगर जो ग्रुप है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे हो, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इस तरह से देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल अरेंजमेंट, इस तरह से, इनको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। और एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर फर्स्ट में हाइड्रोजन ऊपर है तो नेक्स्ट वाले में वही हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इनको कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ये तो है सोहर्स के अंदर। अब इसी को हम न्यूमेन में कैसे देखें? न्यूमेन के अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड नजर नहीं आएगा, आप ऐसे नजर आएंगे, ये वाला ऐसे दिखेगा आपको या ऐसे दिखेगा, इस तरह से। एक कार्बन आपको आगे वाला नजर आ रहा है, पीछे वाला नजर नहीं आएगा, इस तरह से ढका रहेगा। लेकिन जब पीछे वाला रोटेट होता है तो हाइड्रोजन जो पीछे के वो विजिबल होने लगेंगे। इसको बोलते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन। न्यूमेन में क्या होता है, ये जो मिडिल में जो कार्बन आपको नजर आ रहा है पॉइंट, ये है फ्रंट कार्बन, और ये जो सर्कल है ये है बैक साइड वाला कार्बन। आगे वाले हाइड्रोजन ने, ये एंगल हम 0 मान लेते हैं, डाईहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल तो एल्केन का हमेशा फिक्स रहेगा 109.5। डाईहेड्रल का मतलब है आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, डाईहेड्रल। अगर ये एंगल 0 है ये एक्लिप्स फॉर्म, और अगर 60 है तो ये स्टैगर्ड। लेकिन एंगल तो 0 60 के इन बिटवीन भी बहुत सारे होंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5, 3.5, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अरेंजमेंट भी इनफाइनाइट, यानी कन्फर्मर भी इनफाइनाइट। और वो जो मिडिल के आगे स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में आ गए उनको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। नेक्स्ट देखें, इथेन मॉलिक्यूल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर। इनफाइनाइट एक्चुअल में जितने भी कन्फर्मर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, इनफाइनाइट ही होते हैं सबके। The extreme conformation of ethane molecule are staggered and eclipse. Staggered और eclipse के ये हो जाएंगे। इसके बाद staggered conformation is more stable than eclipse. अब stability, यहां पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन में डिफरेंस मतलब गैप बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत कम है। यहां रिपल्शन ज्यादा है ग्रुप के पास होने से, और हम जानते हैं जिसमें रिपल्शन ज्यादा होता है उसकी एनर्जी हाई होती है लेकिन स्टेबिलिटी लो होती है। यहां रिपल्शन मोर, स्टेबिलिटी मिनिमम, रिपल्शन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ब्यूटेन का। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेन।
कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन के कन्फर्मर में हम ये मान लेते हैं कि जो इथेन के कन्फर्मर थे उनमें से आगे फ्रंट और बैक कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया बस। जैसे ये जो हाइड्रोजन थे वहां मिथाइल आ गया। ये जो है एंगल जिसमें डाइहेड्रल जीरो है इसको हम कहेंगे फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकंड, जिसमें हमने 60 डिग्री से रोटेट कराया, 60 डिग्री से, यहां हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं 60 डिग्री का, तो इसको हम कहेंगे गॉश फॉर्म। इसके बाद अगेन 60 से कराएंगे, एक और एक्लिप्स फॉर्म मिलेगा, लेकिन यहां फ्रंट हाइड्रोजन बैक CH3 को कंप्लीटली हाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कहेंगे पार्शियल, यहां इसको कहेंगे पार्शियल एक्लिप्स। इसके बाद एक और रोटेशन होगा और ये ग्रुप जस्ट अपोजिट आ जाएंगे, बड़े ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप अपोजिट आ जाएंगे, इसको कहेंगे एंटी स्टेगर्ड फॉर्म। यहां मिनिमम रिपल्शन होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। यहां पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम रिपल्शन मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम रिपल्शन यानी मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये इनके जो हमने नाम देखे हैं, फुली एक्लिप्स, पार्शियल स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, पार्शियल एक्लिप्स, ये जो पार्शियल स्टेगर्ड है इसी को गॉश फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां ये हो जाएगा, ये था कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ये था शॉर्ट में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और ये था कंप्लीट आइसोमेरिज्म विद स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आइसोमेरिज्म चैप्टर आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।